हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज का टॉपिक रहेगा बॉन्डिंग इन द कार्बन एटम्स। सो फॉर क्लास 10 आप अपना कॉपीज एंड पेन निकाल कर बैठ जाइए ताकि हम अपने सारे वीडियोस को कंप्लीटली और सारे नोट्स को कंप्लीटली लिख सकें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। तो आपको मालूम है बच्चों कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6 और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो ये होगा मेरा 2 और 4। अब किसी भी एलिमेंट्स में ये कैपेसिटी है, ये टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल होने के लिए या तो ऑक्टेट पूरा करता है, मतलब ऑक्टेट फॉर्मेशन करना चाहेगा, और इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है मेरा? ड्यूप्लेट फॉर्मेशन। ड्यूप्लेट फॉर्मेशन तो आपको मालूम है कि ड्यूप्लेट करने के लिए अगर किसी में 8 नहीं हो सकते, किसी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब वो अपने आप को स्टेबल करेगा। इस केसेस में क्या होता है कि अब देखो कार्बन इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मतलब गेन करेगा, या फिर ड्यूप्लेट को पूरा करने के लिए इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, मतलब गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन दोनों ही केसेस में ऐसा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अब इसका रीजन थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है, कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, वाई कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन नहीं करता? तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? सबका दोनों में सेम ही आंसर है। कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। एब्सोल्युटली अगर मुझे देखा जाए तो ये एटॉमिक रेडियस 77 pm के बराबर होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एटम्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो वो हमेशा स्क्वायर के रूप में समझना चाहिए और साइज किसी भी एटम्स का उसके एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है और वो 77 pm के बराबर होता है करीब करीब। तो अब देखो छोटे से जगह पर अगर मैं बोलूँ कि कार्बन गेन करना चाहे तो खुद का देखो कन्फिग्रेशन करते समय अपने अंदर में पहले से ही उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करेगा तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखो टोटल हो जाएंगे 2 और 4, ये तो पहले से था, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ताकि उसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए। टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कार्बन एटम टू एकोमोडेट ऑल दीज इनकमिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स स्मॉल स्पेस। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आने वाले हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उसके वैलेंस शेल में इतने छोटे से जगह में रह पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू एकोमोडेट the 4 incoming electrons in the valence shell to it is not possible to accommodate the 4 incoming electrons in the valence shell because of small size of carbon atom, मतलब इसका स्मॉल साइज के चलते ये इनकमिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह नहीं होगी। अगर सिंपल सी बात की जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन जो है उसके घर बहुत छोटे छोटे हैं और उस घर में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस में सेल में कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो 4 और इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनके लिए वो जगह नहीं बच पाता और इसके चलते वो गेन नहीं करता। तो अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि सर अगर कार्बन गेन नहीं कर सकता तो क्या कार्बन लूज कर सकता है? मतलब लेकिन वाई कार्बन डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो गेन नहीं कर सकता तो लूज कर सकता था, अगर लूज करता तो ड्यूप्लेट फॉर्म होता, एक्सेप्शन हो सकता था। मगर कार्बन ये करता है कि नहीं, मैं ना गेन करूंगा ना मैं लूज करूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये लूज क्यों नहीं करेगा? तो बच्चों सेम आंसर है इसका, स्मॉल एटॉमिक साइज। अब स्मॉल एटॉमिक साइज में होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मैं साइज की बात कर रहा हूं हम हमेशा एक एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, मतलब द साइज ऑफ द एटम डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक रेडियस। अब चूंकि रेडियस में आपको मालूम है कि बीच में प्रोटॉन्स होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि रेडियस बहुत छोटा है इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट फील्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का साइन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव साइन। तो इस प्लस और माइनस के बीच में बहुत हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब इस हाईली अट्रैक्टिव फोर्सेस के चलते
इस इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर की तरफ घूम रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना, लूज करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए, विच इज़ नॉट फिजिबल, जो कि देना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ना गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है। इट इज़ नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। इसके चलते स्मॉल एटॉमिक साइज के चलते क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज the valence electron felt more force of attraction towards nucleus, attraction towards, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, बीच में जो प्रोटॉन्स रहते हैं उसको हम एटम्स का न्यूक्लियस, towards nucleus. Because of the small atomic size, the valence electron felt, valence electron जो रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगता है, बहुत ज़्यादा force of attraction लगा रहता है, so it is not possible to give a high amount of energy to remove that atom. So लिख सकते हैं, so it is not possible to give such a high amount of energy, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी देने से एटम्स जो होगा वो टूट सकता है। इसके चलते ये दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आप देख लिए दोनों का रीजन क्या है, वाई द कार्बन डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वाई द कार्बन डज नॉट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब कार्बन ना गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो क्या करता है, तो बच्चों ऐसे केसेस में कार्बन जो करता है वो करता है शेयरिंग, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आखिर कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझना चाहेंगे हाइड्रोजन को लेके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आगे बढ़ सकूं। चलिए, आप इस वीडियोस को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, हाइड्रोजन गैस वो H2 होता है। H2 मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना है हाइड्रोजन का, 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये भी 1, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, जो भी आपके वैलेंस शेल में रहेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर लो। इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ, अब देखो ये हाइड्रोजन क्या बोलता है कि मेरे पास, इस हाइड्रोजन के से बात कर रहा है कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, अगर तुम भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे तो मैं ड्यूप्लेट फॉर्म कर दूंगा। और ड्यूप्लेट एक्सेप्शनल केस होता है किसी भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना खुद का तो एक रखा है, लेकिन सामने वाले का भी एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी वही काम, वो ये बोलता है कि तुम भी अगर मुझे अपना हाइड्रोजन शेयर करने के लिए दोगे या यूज़ करने के लिए दोगे तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये खुद का अपना एक तो रखा ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका भी रख रहा है। मतलब खुद का अपना कंसिडर करने के बाद भी दूसरे के साथ लेना, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना, ये प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। तो बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन से आया और एक इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन से, और दोनों हाइड्रोजन आकर एक बॉन्ड बनाया। तो ऐसा बॉन्ड जो दोनों के शेयरिंग से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जब भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाए तो हमेशा ये सोचना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एटम से शेयर हो रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन के लिए, चलो ऑक्सीजन का ट्राई करते हैं। तो आपको मालूम है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एटम्स है इसमें, 2, एक। अब ऑक्सीजन का मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है 8, कन्फिग्रेशन करूंगा तो 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6, तो मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों देखो, मैं 6 को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी रिप्रेजेंट करूँ 2, 4, 5, 6। एग्जाम में जो गलती होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। देखो कभी कभी डाउट होता है कि मैं ये 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इधर ध्यान दो, ऑक्सीजन को मैं 6 अगर लगाना चाहूँ, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लिखना हो मैं ऐसे कैसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन आपको एक तरीका याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पेन एंड कॉपीज के सहारे ही बनाने पड़ेंगे। इसीलिए कोशिश ये करना कि आप ये पहले देख लो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ है 6, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए,
2 चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए उतना को सामने आप रख दो। टोटल तो 6 लगाना ही है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए उसको इस एटम्स के सामने रख दो। यही काम इसके साथ करो। इसलिए करो बच्चों ताकि जब बॉन्ड बनाना हो तो हम आराम से इसमें बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने किया, लेकिन 2 को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, यहाँ नहीं किया। इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन सामने रखना जरूरी है ताकि बॉन्ड को मैं अच्छे से शो करूँ। तो देखो ये ऑक्सीजन एटम का खुद का 6 तो है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये अपने के साथ साथ इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने साथ रख के 8 बना लिया, यानी इसका ऑक्टेट पूरा। अब ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि ठीक है तुम मेरा शेयर कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा शेयर कर लेता हूँ, और ताकि मेरा भी अपना स्टेबिलिटी जो है वो गेन हो जाए और ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों बीच में देखो कितना हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक यहाँ से शेयर हुआ तो एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो एक बॉन्ड और बन गया। तो अभी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और बच्चों देखो जो साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर ले और यहाँ पर कुछ बाकी रह गए, तो जो बाकी है उसको इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती में आएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज जैसे थे वैसे ही रह गए, जिनका कोई यूज नहीं हुआ, उनको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी हमारे पास एक टर्म और आ गया, वो ये है कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में कभी कभी किसी किताब में बीपी भी लिखा रहेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख सकते हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्टिसिपेशन इन फॉर्मिंग द बॉन्ड between the participating atom, मतलब जो बॉन्ड बनाने में हेल्प होता हो, पार्टिसिपेट करता हो, पार्टिसिपेटिंग एटम्स। ठीक है, और जो बच्चों बच गया उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। स्पेलिंग चेक करना बच्चों, LONE, लोन पेयर, LOAN नहीं, लेकिन मीनिंग वही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बचा हुआ है यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूं। तो सेम उसका डेफिनेशन क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, इट इज नोन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पेलिंग जरूर चेक करना, इसको शॉर्ट में कभी कभी LP भी हम लिख सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईजी है, समझ में आ रहा है सबको? चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगर मुझे बनाना हो नाइट्रोजन का, चेक करूं, ट्राई कर लो आप लोग अपने अपने कॉपीज में, नाइट्रोजन, थर्ड वाला मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन। तो बच्चों देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कन्फिगरेशन करूंगा तो 2 और 5। अब चेक कर लो, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन सामने सामने लिख दो। अब यहाँ पर 5 है, ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट 5 को ही है इसके अगल बगल रिप्रेजेंट करना है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि 5 में और कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 और चाहिए। तो बच्चों 5 के जो 3 हैं वो सामने सामने लिख दो ताकि मैं बॉन्डिंग को सामने सामने ऐसे दिखा दूं। इसके 3 हो गए, कितने बचे, 5 में 3 हो गए, 2 और बच गया, इसमें 3 हो गए, इसको 2। चेक कर लो, 5 का 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये मत करना कि कुछ यहाँ लगा देना कुछ यहाँ, ऐसे नहीं, ये मालूम होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं सामने रखूँ ताकि मैं बॉन्ड दिखा सकूँ। जितना ऑक्टेट की जरूरत है उतने बॉन्ड को आप, उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप सामने रख दो। क्लियर करो, इसके खुद के 5 हैं, ये क्या चाहेगा, 3 और ले लिया, इससे 3 बन गया। ये इसका खुद का 5 है, ये भी इसका 3 ले लिया। अब देखो इस नाइट्रोजन से और इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ट्रिपल बॉन्ड, और जो बच गया वो यहाँ, इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 बॉन्ड बन गया, मतलब नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, शेयर हुए हैं, इसने पूरा नहीं दिया है, इसने अभी थोड़ा बहुत दिया कि आप में अपना काम चला लो। ठीक है, जैसे आपको याद होगा NaCl में अगर हम बात करते थे तो Na का कितना था 281 और Cl का कितना था 287। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रांसफर होता था, ये शेयर नहीं होता था, इसीलिए तो जब बॉन्ड बनता था तो Na प्लस और Cl के ऊपर ये कंप्लीट गेन होता था, इसलिए Cl माइनस। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कोई भी चार्जेस नहीं होते। क्लियर है सबको? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब के बारे में बात की। कुछ हम ऐसे एटम्स की भी बात करते हैं जिसमें अलग अलग या डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH4 है ना, मीथेन, जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। इसमें अगर मैं ट्राई करना चाहूँ कि इसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि कार्बन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 1 है और हाइड्रोजन का 4 है। जो कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको आप सेंट्रल एटम मान लो, और जिसमें ज़्यादा एटम्स हैं उसको आप सराउंडिंग एटम्स मान लो। इस तरह करके मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब चेक करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1। तो मुझे इसके अगल बगल, इसके सराउंडिंग्स में कौन सी चीज़ों को लिखना पड़ता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। तो कार्बन के 4 हो गए। अब कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है, तो अब क्या करेंगे, हर हाइड्रोजन एटम 4 है तो हर की तरफ एक एक आप इलेक्ट्रॉन्स को लगा दो। इस कार्बन का खुद का 4 हो गया, और अब इस हाइड्रोजन का 1 है तो इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1। क्लियर। अब सबसे पहले आप सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट पूरा करिए, तो या ड्यूप्लेट पूरा कीजिए। हाइड्रोजन के लिए तो ड्यूप्लेट होगा, हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए क्या होगा, ड्यूप्लेट होगा। तो आप यहाँ पर देखो, एक ड्यूप्लेट यहाँ हो गया, एक ड्यूप्लेट यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन्स लेके ड्यूप्लेट कर लिया और इसका लेके ड्यूप्लेट कर लिया। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन क्या करता है, इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और अपना बॉन्ड बनाता है। चेक करो बॉन्डिंग कैसे बन गई, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। चेक, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ से और एक यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड। तो आप देखें ये सब एक एक करके सिंगल बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, और ऐसे बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बच्चों जो बॉन्डिंग होता है कार्बन के किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्डिंग हमें दिखता है वो एग्जैक्टली में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। यानी आज के बाद कभी भी कोई बॉन्डिंग के बारे में बात करें, स्पेशली इन द कार्बन्स, वी विल से दैट इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं NH3 का करने के लिए, NH3 चेक करते हैं, इसमें कौन सा एटम कम है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, और हाइड्रोजन 3 है तो 1 2 3। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5। हाइड्रोजन का कितना, 1, तो ये 1 ही रहेगा। तो देखो यहाँ 5 करना है तो 5 में और 3 चाहिए, और 3 में सबके साथ एक एक कर सकते हैं, 1 2 3 और 2 ये बचा हुआ रह गया। ठीक है, देख लो 2 बचा हुआ रह गया। हाइड्रोजन का यहाँ अपना 1, इसका ये 1 और इसका ये 1। अब क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन सबसे पहले बाहर वाले मतलब सराउंडिंग एटम्स का ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो इस हाइड्रोजन ने यहाँ एक ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इसका एक ले लिया, इस हाइड्रोजन ने यहाँ एक ले लिया। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, खुद का तो 5 है, सबसे एक एक लेकर वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। चेक करो बॉन्डिंग कैसा बना, एक यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से। इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट केस और सेकंड केसेस में दोनों में क्या अंतर है। अभी तक जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में बात किया था वहां पर क्या था, एक ही तरह के एटम्स की बात हो रही थी, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्डिंग हो रहा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ही हो रहा था, दोनों एटम्स एक जैसे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ही बॉन्डिंग हो रही थी। लेकिन इस केसेस में क्या हुआ, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब अलग अलग एटम्स हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। मतलब जब बॉन्डिंग एक ही जैसे एटम्स के बीच में होती है, या वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स रहते हैं, उनको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल अलग अलग एटम्स को अपने साथ रखते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप मुझे कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं, कमेंट करके बताइए। क्या आप मुझे कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, कमेंट करके बताइए कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि हेटेरो एटॉमिक हो सकते हैं। कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ same kind of atoms are called the homoatomic molecules। और इसमें क्या लिख लेंगे, molecules which are made up of different kind of atoms, different kind
ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तभी मॉलिक्यूल्स बनता है। तो एक ही तरह के एटम्स अगर रहेंगे तो उनको हम होमो एटमिक कहेंगे, और अगर अलग अलग एटम्स रहेंगे तो उनको हम हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल जरूर कमेंट करिए ताकि आपको पता चल जाए। एक जो सबसे बेसिक चीज है जो आपके एनसीईआरटीज में है वो है S8 सल्फर का मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। सल्फर के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे? तो बच्चों देखते हैं, सल्फर एटम अगर लिखना पड़े तो S लिखते हैं, सल्फर अगर मॉलिक्यूल लिखना पड़े तो S8। आपने पढ़ा होगा सल्फर के 8 एटम्स मिलके, सल्फर के 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन एटम को 1 एटम के रूप में लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखना हो तो O2 लिखना पड़ेगा, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह 8 सल्फर मिलाकर एक आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं सल्फर मॉलिक्यूल का। तो इसका आपके पूछा गया है कि आखिर वो कैसे बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 8 सल्फर को अरेंज करना सीख लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना से ही ध्यान देना है, और कुछ बातों को ध्यान में रखिए ताकि आप एग्जाम में फटाफट इसको कैसे बना लेंगे। अब बच्चों सबसे पहले बात है, सल्फर का एटॉमिक नंबर को अगर हम ध्यान दें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, अगर मुझे कन्फिग्रेशन करना हो तो 2 8 6। अब लास्ट में 6 आ गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी भी मैंने सिखाया 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना कि सल्फर जो है, एक एटम सल्फर जो है इस सल्फर के साथ भी शेयर कर रहा है और अपने साथ पीछे वाले के साथ भी शेयर कर रहा है। हर सल्फर का यही कहानी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके शेयर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से शेयर होगा इसके साथ, और एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से रहेगा इसके साथ। क्लियर है? तो सबसे पहला आप काम करना कि एक, अब मान लो मैं इस सल्फर की बात कर रहा हूं, तो 6 में से तो 2 मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, बाकी कितना बचा? 4 बचा। तो आप 2 और 2 4 इस तरह करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस सल्फर की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने कहा एक इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ। कितना और बचा? 4 और बचा, 2 3 4। तो आप एक काम करो, ये इतना ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले आप एक काम करो, सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अगल बगल के साथ शेयर। इस सल्फर का यहाँ एक लिखेंगे, एक इसके साथ शेयर करेगा। इस सल्फर का एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। इस सल्फर का इसके साथ एक, और एक इसके साथ। इस सल्फर का एक इसके साथ और एक इसके साथ। इस सल्फर के लिए एक इसके साथ और एक इसके साथ। मतलब सबका आप 2-2 पहले रिप्रेजेंट कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तरीका सीख लो कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है। अब मान लो इस सल्फर की बात करते हैं। इस सल्फर का अपना कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और अब एक 6 के लिए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले रहा है। देखो, इसका एक ले लिया, इसका एक ले लिया, घेर दो इसको। इस सल्फर का चेक करो, इस सल्फर का ये जो लिया है ये भी अपना 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स इसका लेगा। इसको क्लोज कर दो। देखो अभी मैंने इसमें 6 नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 कर दिया है ताकि आपको ईजी लगे। बाकी तो 4 तो लोन पेयर है, वो कहीं भी आप बैठा सकते हैं, कभी भी बैठा सकते हैं। मैं साथ साथ चलते जा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा है एक एक करके ऐसे। फिर अब इस सल्फर की बात ये हो गया। अब इस सल्फर की बात करो, अपना खुद का एक है, मतलब एक यहाँ के साथ लेगा। थोड़ा छोटा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। एक यहाँ से इसको शेयर हो गया और एक अपना इस जगह से शेयर हो गया। क्लियर? अब 4 रिप्रेजेंट करना है तो कर दो, 1 2 3 4 गिन लो, 4 2 6। इस सल्फर की बात करते हैं, यहाँ से एक ले लिया और यहाँ से एक ले लिया, घेर दिए। 4 रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 हो गया। इस सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ से एक ले लिया और इसका एक ले लिया, घेर दो इसको। खुद का 4 रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4। देखो 4 यहाँ, 5 6 7 8 खुद का 7। इस सल्फर की बात करो तो ये 2 यहाँ से गए, इसका अपना उसका, और इस सल्फर का यहाँ 2 हो गया। अब इसका 4 रिप्रेजेंट करना है, कर दो यहाँ रिप्रेजेंट। ये तो लोन पेयर है, लोन पेयर तो कहीं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस सल्फर की बात करो, इस सल्फर में क्या है, ये खुद का इसका इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन्स। पहले इसको घेर दो और उसके बाद 4 को रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि आपको मेन है कि आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉन्डिंग को दिखा के। अब इस सल्फर की बात करते हैं, ये 2 यहाँ से गया और ये 2 यहाँ से गया, बस इसको घेर लो और इस सल्फर पे 4 को आप रिप्रेजेंट कर दो। सो दिस इज द एग्जैक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द S8 मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा ये देखो। तो अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो सब में एक एक बॉन्ड करके ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6
7 और एक 8। थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक बॉन्ड करके सबके साथ शेयर हो गया। दैट्स इट। क्लियर है? ऐसे स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर मतलब सल्फर मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। और ये डेफिनेशंस आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? इजी लग रहा है? तो क्या आप CO2 मॉलिक्यूल को बना के दिखा सकते हैं? CO2 मॉलिक्यूल, इसमें भी कार्बन है, चेक करो कार्बन एटम्स का, चेक करते हैं। इसमें कितने एटम्स हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का देखो 6, कन्फिगरेशन करेंगे 2 4। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 2 और 6। बट ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन। साइड में लिखेंगे C यहाँ, O यहाँ, O यहाँ। कार्बन का 4 रिप्रेजेंट करना है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ। ऑक्सीजन का 6 रिप्रेजेंट करना है, 2 2 4 2 6। यहाँ पर 2 2 4 2 6। सबसे पहले साइड वाले का ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये रहा उसका 8 और ये रहा उसका 8 और इस कार्बन का अपना 8, यानी कार्बन कार्बन के बीच में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन के बाद यहाँ डबल बॉन्ड और इसके साथ ये डबल बॉन्ड। ये रहा इस कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है सबको? इजी है? समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। चलो बच्चों, अब बात करते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, मिटा दें? गुड। तो बच्चों याद रखो, ये जो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज तो बहुत खास होती है, इसके बारे में जानना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रहा हूं। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। मतलब इसका मतलब हो गया कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। इट इज अ वीक बॉन्ड। कभी कभी आता है कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको बताना है आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है और कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी उसमें मेल्टिंग होगा या बॉइलिंग होगा। दूसरा बात करते हैं, इट इज अ बैड कंडक्टर। इट इज अ बैड कंडक्टर, और इसी को बोल सकते हैं बच्चों पुअर कंडक्टर। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पुअर कंडक्टर क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं कि पुअर कंडक्टर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है। नोट कर लीजिए जरा सा इसको, नोट कर लीजिए जरा सा इसको। कंप्लीट है? चलिए अब ये समझते हैं कि व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जब भी आपको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी कंपाउंड्स के लिए बोला गया तो समझो यहां पर हम बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स आयन। इट डज नॉट कंटेन्स आयंस। आयंस नहीं होता, इसके चलते वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपको मालूम है ना कि अगर किसी में आयंस नहीं हो तो वो चार्ज को कैरी नहीं कर सकता। आयंस का काम क्या है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। अच्छा, व्हाई द मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनमें चार्ज होता है, कैटायंस होता है। ठीक है, कैटायंस होता है या आयंस, मतलब उसमें आयंस होते हैं एंड दैट आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द चार्जेस। और इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज, यही तो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है सबको? तो ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड का ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्बन का कोई भी कंपाउंड्स बनेगा वो हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहेगा। बाकी ये डेफिनेशंस में और भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इसका जो रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर वे में होता है, इसमें इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन में अगर मुझे स्टार्ट करना हो लिखना तो मैं इसका डेफिनेशन में लिख सकता हूं, the bond which is formed by the mutual sharing of electron, mutual sharing of electrons between the participating atom, between the atoms. Simple कर लो, is called, what is it called? Covalent bond, is called covalent bond.
क्लियर है? क्लियर है? तो आज के वीडियोस में इतना ही। इस वीडियोस में आप समझ गए कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कार्बन फॉर्म कैसे करता है और कैसे उसके मॉलिक्यूल्स को हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।